नमस्कार, चार कबार में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और चार कबार में सबसे पहले बात करेंगे माफिया ब्रदर्स के शूटर्स की पुलिस रिमांड के बारे में, जिन्हें हमले के इनपुट के बीच तगड़ी सुरक्षा में प्रयागराज में कोर्ट के सामने पेश किया गया। अब पुलिस के पास बेहद अहम 100 सवालों की लिस्ट है। जांच दल को फिलहाल 4 दिन की रिमांड मिली है, जिसमें अधिकारी अतीक अशरफ के हत्यारों को अलग अलग कर मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ माफिया अतीक के बड़े और अवैध साम्राज्य का एक एक कर खुलासा हो रहा है, तो इसी के साथ लेडी डॉन शाइस्ता अभी तक फरार है। आशंका है कि माफिया की पत्नी बुर्के की आड़ में पश्चिम बंगाल भी भाग सकती है। इस खबर पर आपको तफसील से जानकारी दूंगी। अगली अहम खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। नमस्कार, चार कबार देख रहे हैं आप। चार कबार की दूसरी अहम खबर का जिक्र मैं करूंगी। कर्नाटक चुनाव से ये बड़ी खबर, जिसके विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट अब जारी कर दी है। आज कर्नाटक के चुनावी मैदान में अमित शाह ने रोड शो भी किया, तो जेपी नड्डा ने कांग्रेस के करप्शन पर हमला कर कमल को फिर से खिलने की हुंकार भरी है। अगली खबर के लिए रुख करेंगे अमृता का। तो चलिए, तीसरी खबर आकांक्षा दुबे से जुड़ी हुई। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद पुलिस केस से जुड़े हर शख्स से लगातार पूछताछ कर रही है और 5 दिन की हिरासत के दौरान समर ने कई राज उगले हैं। पुलिस अब उसके खास संजय का रिमांड लेकर समर के बयानों की सच्चाई को क्रॉस वेरीफाई करने की तैयारी भी कर रही है। इस पर तमाम जानकारी तफसील से आप तक पहुंचाऊंगी अगली खबर के लिए। फिलहाल रुक करेंगे साक्षी का। नमस्कार, चार के बार में मैं साक्षी मिश्रा आखिरी खबर आपको बताऊंगी, जो कि चीन से है। चीन के बीजिंग में लगी भीषण आग की एक खबर। अस्पताल में उठी आग की लपटों की तपिश इतनी तेज थी कि कई लोग मंजिल के ऊपर से नीचे कूदने को मजबूर हो गए। वहीं 29 लोगों की दर्दनाक इस पूरे हादसे में मौत हो जाती है। खुद को बचाने के लिए लोग एसी आउटडोर के सहारे लटके हुए नजर आए, लेकिन जब वहां भी आंच ने हाथों को पिघला दिया तो मौके से छलांग ही लगाना बेहतर विकल्प रहा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बात करेंगे। सबसे पहले पहली खबर का रुख करते हैं मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा के साथ। और जैसे कि हमने आपको बताया, लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मुख्तार अंसारी को लेकर है। मुख्तार अंसारी की पत्नी पर इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। अफसा अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी, अब 50,000 की इनामी हो गई है। पहले इस पर 25,000 का इनाम था, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। अफसा अंसारी पर 50,000 का इनाम है। इसके साथ ही 11 अन्य अपराधियों पर भी इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। एसपी ओमवीर सिंह की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई। अफसा अंसारी पर अब 50,000 का इनाम, और ये बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा अंसारी, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है, और अब इनाम की राशि भी 50,000 हो चुकी है। इस पर और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी दे रहे हैं। अवनीश, किस किस का नाम इस सूची में शामिल है और अफसा अंसारी को लेकर अब तो इनाम की राशि भी बढ़ गई? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो नाम बहुत सारे लोग हैं जो गाजीपुर और आसपास के इलाकों में अपराध करते हैं, उनका शामिल है। लेकिन हैरानी की बात इसलिए है कि 50,000 इनाम का जो क्लब है, उसमें पहले शाइस्ता परवीन का नाम शामिल हुआ था और अब जो है वो अफसा अंसारी का नाम शामिल हो गया। यानी दो पूर्वांचल के जो सबसे बड़े डॉन थे, उनकी पत्नियां भी इनामी बदमाश हो गई हैं। दोनों की दोनों फरार हैं, लगातार उनकी तलाश हो रही है। पिछले मार्च में 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था अफसा अंसारी पर, और 1 महीने के अंदर ही लगातार दबिश डाली गई, लगातार गिरफ्तारी की कोशिश की गई, लेकिन पता नहीं चल पाया अफसा अंसारी का। लिहाजा सरकार ने फैसला किया है कि इनाम की राशि बढ़ाकर के 50,000 कर दी जाए। साथ ही साथ ये ट्रेंड देखने को मिला है किस तरीके से माफियाओं के साथ साथ उनकी पत्नियों ने भी जो है उनके अवैध कारोबार में हिस्सेदारी की है। कैसे उनकी संपत्तियां बढ़ी हैं, कैसे उनके आय के स्रोत बढ़े और कैसे उन्होंने बेतहाशा संपत्ति जो है वो हासिल की है इस अपराध के काले कारोबार से। तो वो चीज बहुत साफ दिखाई दे रही है, और इसीलिए आज हद से ये हुआ कि उम्र के इस पड़ाव पर ये महिलाएं भी जो है वो इनामिया बदमाश घोषित हो रही है, लेडी जान के तौर पर उभर करके सामने आ रही है। और दूसरी तरफ अफसा अंसारी, उसके इनाम की राशि बढ़ाते हुए अब 50,000 कर दी गई है। 12 अपराधियों की यह सूची गाजीपुर के एसपी की तरफ से जारी की गई। शुक्रिया अवनीश जानकारी के लिए। तो देखिए, आकांक्षा दुबे की मौत के बाद पुलिस इस केस से जुड़े हर शख्स से लगातार पूछताछ कर रही है। 5 दिन की हिरासत के दौरान समर सिंह ने भी कई राज उगले हैं और पुलिस अब उसके खास संजय का रिमांड लेकर समर सिंह के तमाम बयानों की सच्चाई को क्रॉस वेरीफाई करने की तैयारी भी कर रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर बता दूं। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे आत्महत्या की जांच अहम मोड़ पर जा पहुंची है। समर के बाद अब पुलिस उसके खास संजय को गिरफ्त में लेकर आगे की तहकीकात करने की योजना पर काम कर रही है।
समर ने पूछताछ में उगले अहम राज। आकांक्षा के कॉल का नहीं दिया जवाब। मौत वाले रोज बदले कई ठिकाने। कार में फोन रख हो गया फरार। पुलिस को एल्बम फाइनेंसर की तलाश। अब संजय लगाए समर के बयान पर मोहर। पुलिस को समर का मोबाइल लखनऊ में उसकी कार से मिला था, जिसकी जानकारी के बेस पर पुलिस ने उससे सवाल दागे। जवाब देते हुए समर ने बताया कि 25 मार्च की रात 2:15 पर उसके पास 2 कॉल आई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने फोन बंद किया और सो गया। पुलिस ने जब फोन को परखा तो पता चला कि समर जिन 2 कॉल की बात कर रहा है वो आकांक्षा ने ही समर को किए थे, लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। दरअसल समर ने पुलिस को 5 दिन की पूछताछ में ये भी बताया कि आकांक्षा दुबे की मौत वाले रोज वो बनारस में मौजूद था। समर का कहना है कि वो उसी दिन गोरखपुर से बनारस पहुंचा, जहां से उसे मुंबई की फ्लाइट पकड़नी थी। बयान के मुताबिक इस बीच उसे आकांक्षा की मौत की खबर मिली, जिसके बाद उसने मुंबई जाने का प्लान छोड़ दिया और कार से लखनऊ के लिए रवाना हो गया। समर ने लखनऊ के गोमती नगर में अपने फ्लैट के बाहर गाड़ी खड़ी की और उसी में मोबाइल छोड़कर फरार हो गया। बता दें कि इसके बाद समर गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, देहरादून में ठिकाने बदलकर छिपता रहा। वहीं 6 अप्रैल की रात पुलिस ने उसे गाजियाबाद के एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया था। आकांक्षा दुबे की मौत के मसले पर जो एक बात पैसों के लेन देन की भी सामने आई है, उसको लेकर भी पुलिस ने कागजात देखे और समर से पूछताछ की। इसमें पता चला है कि समर और आकांक्षा दुबे ने करीब 25 म्यूजिक एल्बम में एक साथ काम किया है। समर के मुताबिक उसने समय पर आकांक्षा को पैसे का भुगतान कर दिया था। माना जा रहा है कि पुलिस की पड़ताल में बकाये से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं लगा है। 5 दिन पुलिस का सामना कर समर अब वापस जेल जा चुका है। अब पुलिस संजय की रिमांड लेकर समर के दिए जवाबों की सच्चाई को क्रॉस चेक कर सकती है। पुलिस को सबसे पहले उस फाइनेंसर की तलाश है जो उसकी और आकांक्षा की एल्बम के लिए पैसे लगाता था। इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हुए पुलिस केस से जुड़े हर एक शख्स को तलब कर रखी है। अब पुलिस जल्द ही समर के खास संजय सिंह की रिमांड ले सकती है। पुलिस इस दौरान संजय को उन सभी जगहों पर भी ले जा सकती है जो केस से संबंधित है। साथ ही समर के दिए गए जवाबों पर संजय के बयान दर्ज कराए जा सकते हैं और इन जवाबों की सच्चाई को अच्छी तरह से क्रॉस चेक भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। माफिया ब्रदर्स को सरेआम गोलियों से छलनी करने वाले तीनों शूटरों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर फिलहाल भेज दिया गया है। पुलिस अब इनसे अतीक पर हमले के पीछे के मास्टरमाइंड का राज उगलवाने के लिए तमाम सवाल जवाब करेगी और पूछताछ करेगी, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी। वहीं दूसरी तरफ माफिया अतीक की फरार पत्नी और बहन के लिए भी जगह जगह पर छापेमारी लगातार जारी है। देखिए ये पूरे घटनाक्रम के बारे में ये अहम रिपोर्ट। माफिया ब्रदर्स के तीनों शूटरों को 4 दिन की रिमांड। पूछताछ के लिए 100 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार। सनी, लवलेश और अरुण पर हमले के इनपुट। अरुण मौर्य के दादा ने की सख्त सजा की मांग। खुफिया एजेंसियों को मिले हमले के इनपुट के बीच माफिया ब्रदर की हत्या के शूटरों को प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। प्रतापगढ़ जेल से लाते वक्त पुलिस की 7 गाड़ियों के काफिले ने सनी, लवलेश और अरुण को घेर रखा था। 60 से ज्यादा पुलिस वाले हथियारों के साथ हर पल अलर्ट रहे। तगड़ी सुरक्षा के बीच सनी, लवलेश और अरुण को प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने तीनों शूटर्स को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की 14 दिन की रिमांड की दरख्वास्त की थी। इसके बाद पुलिस का काफिला कॉल्विन अस्पताल की तरफ बढ़ा, जहां पहले से पीएससी की कंपनी तैनात थी, जो हर शख्स की बारीकी से जांच कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ का मकसद कॉल्विन अस्पताल में अतीक और अशरफ के मर्डर का सीन रिक्रिएट करवाना था। वहीं अरुण मौर्य के दादा ने पोते का केस लड़ने से इनकार कर दिया। दादा ने सख्त लहजे में कहा कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब जांच दल के पास 100 अहम सवालों की लिस्ट तैयार है। इस लिस्ट के बेस पर सनी, लवलेश और अरुण से अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस का मकसद इन तीनों के पीछे छिपे हैंडलर तक पहुंचना है। पुलिस जानना चाहती है कि इन आम अपराधियों तक जिगाना पिस्टल कैसे पहुंच गई, जिसके साथ ही जांच दल इनके मोबाइल फोन और तमाम सीसीटीवी को भी खंगालने का काम करेगा। अतीक के जाने के बाद उसके हाथों सताए लोग भी एक एक कर सामने आ रहे हैं। नैनी जेल के पूर्व जेलर एसके पांडे ने भी खुलासा करते हुए बताया कि अतीक ने उन्हें 30 दिन के अंदर जेल से तबादला करवाने की धमकी दी थी। माफिया अतीक ने कहा था कि अगर जेलर एसके पांडे ने तबादला नहीं करवाया तो उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा।
अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद माफिया के लिए आंसू बहाने वाले भी लगातार सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पोस्टर लगाकर कुछ लोगों ने अतीक और अशरफ को शहीद बता दिया, जिसके बाद वीएचपी ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। योगी सरकार में जहां एक तरफ माफिया ब्रदर्स को मार गिराने वाले शूटर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं माफिया अतीक से ताल्लुक रखने वाले हर अपराधी पर भी गाज गिर रही है। कार्रवाई की कड़ी में अतीक हत्याकांड में लापरवाही दिखाने वाले एसओ शाहगंज समेत 5 और पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। भारत 24 को पुलिस सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर साये की तरह अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ प्रयागराज में कछार इलाके में छिपा हुआ था। शूटर साबिर, आयशा नूरी, शाइस्ता परवीन पिछले 30 दिनों से साथ साथ हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये तीनों पानी के रास्ते पश्चिम बंगाल जाने के फिराक में हैं। साथ ही ये जानकारी भी मिली है कि शूटर साबिर, आयशा नूरी, शाइस्ता परवीन प्रयागराज कौशाम्बी के कछार इलाके में लगातार लोकेशन बदलकर छिपते रहे हैं। आयशा और शाइस्ता रोजाना फोन और नंबर भी बदल रहे हैं। अब पुलिस के रडार पर वो लोग हैं जो लगातार आयशा, शाइस्ता और साबिर की मदद कर रहे हैं। एसटीएफ के डीआईजी ने भी कहा है कि बुर्के की वजह से शाइस्ता अब तक बचती रही है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि एसटीएफ की गिरफ्त से बचने के लिए अतीक की पत्नी शाइस्ता अंडरवर्ल्ड लिंक का भी इस्तेमाल कर रही है। माफिया अतीक के करीबी लोगों के साथ ही जांच दल उनकी अवैध संपत्तियों की भी गहन जांच कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि गुरुग्राम की जाफरी स्टेट लिमिटेड का मालिकाना हक शाइस्ता और उसके भाई के नाम पर है। इसके साथ एमजे इंफ्रा लैंड एलएलपी, एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड को भी अतीक ने अवैध कमाई से खड़ा किया था। वहीं ईडी को अतीक के 100 बैंक खातों का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक अतीक 7,000 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों का मालिक था। उसने रेलवे, पीडब्ल्यूडी में कई शेल कंपनियां खड़ी कर रखी थी। ईडी के साथ ही प्रयागराज पुलिस को भी अतीक के काले साम्राज्य के बारे में पता चला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक का गुजरात और मुंबई के कई कारोबारियों से करीबी रिश्ता था। अतीक ने अपनी अवैध कमाई का हिस्सा इनके जरिए पार्टनरशिप में लगा रखा था। माफिया अतीक ने गुजरात, मुंबई के साथ राजस्थान में भी काली कमाई का इन्वेस्ट किया था। इसके साथ ही उसने विदेश में भी ब्लैक मनी का बड़ा निवेश किया था। अतीक इन कंपनियों में अपने बेटों उमर, अली और असद को निदेशक बनाना चाहता था। अतीक का बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम के साथ ऑडियो भी वायरल हो चुका है। मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के धमकाने पर शाइस्ता को 80 लाख रुपए भी दिए थे। अब एसटीएफ ने शिकंजा कसते हुए मोहम्मद मुस्लिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। अतीक के फरार साथी गुड्डू मुस्लिम को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर सकती है। उसके अवैध घर पर चस्पा किए गए नोटिस की मियाद भी पूरी हो चुकी है। अब कभी भी बाबा का बुलडोजर गुड्डू मुस्लिम के घर को जमींदोज कर सकता है। लेकिन इसके साथ जांच दल को एक और बड़ा सुराग हाथ लगा है, जिसके मुताबिक गुड्डू मुस्लिम अतीक के विरोधियों से भी लगातार संपर्क में बना हुआ था। पुलिस मोबाइल से मिली लोकेशन के आधार पर उसकी गिरफ्तारी के लिए कर्नाटक में बड़ी छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्रियों की एक मजबूत टीम को शामिल किया गया है। कर्नाटक के महासमर में किला फतेह करने के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में 40 अहम नाम हैं, जिनके कंधों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी रहेगी। इनमें सबसे बड़ा नाम पीएम नरेंद्र मोदी का है। बीजेपी ने जो सूची जारी की है उनमें नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा। कर्नाटक में 224 सीटों के लिए 10 मई को वोटिंग होने जा रही है और परिणाम 13 मई को सामने आने वाले हैं। इस बार येदियुरप्पा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उनकी जगह उनके बेटे विजेंद्र शिकारीपुरा सीट से प्रत्याशी हैं। और देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मैदान में आज अमित शाह और जेपी नड्डा ने हुंकार भरी। नड्डा ने जनता से तेज विकास के लिए आशीर्वाद मांगा, तो वहीं अमित शाह ने रोड शो के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कर्नाटक में सियासी घमासान तेज हो चुका है। जगदीश शेट्टार बीजेपी छोड़ कांग्रेस में पहुंचे, जिससे अब जंग और करारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में प्रचार को तेजी दे दी है। जेपी नड्डा ने कहा है कि हमें कर्नाटक का तेजी से विकास करना है और इसके लिए जनता का आशीर्वाद जरूरी है। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे
कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होनी है। इसके लिए सभी दलों ने प्रचार अभियान को तेजी दे दी है। कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह ने आज रोड शो भी किया। हावेरी में रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निशाने पर कांग्रेस रही। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का मतलब है करप्शन। नड्डा ने कहा पीएम आवास योजना से गरीबों के सिर पर छत आई। कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक में चुनावी प्रचार को धार देते नजर आएंगे, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक में गरजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन लगातार जारी है। अब इस दौरान यादगीर विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार पेश करने पहुंचे एक कैंडिडेट ने चुनाव अधिकारियों को चौंका दिया। आपको बता दें कि यनकप्पा नाम के इस नौजवान ने जिस तरह से जमानत की रकम अदा की है, उसे गिनते हुए अधिकारियों का माथा ठनक गया है। कर्नाटक के यादगीर में एक नौजवान निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि इस कैंडिडेट ने 10,000 रुपए की जमानत राशि 1 रुपए के सिक्के में जमा की। यादगीर में चुनाव कार्यालय की मेज पर रखे इन सिक्कों को गिनने में अधिकारियों को 2 घंटे का समय लग गया। इस दौरान यनकप्पा के गले में एक बैनर लटका हुआ था। इस पोस्टर में 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वरा, कर्नाटक के संत कवि कनकदास, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर BR अम्बेडकर और संविधान के प्रस्तावना की तस्वीरें थी। इन तस्वीरों के नीचे कन्नड़ में संदेश लिखा था कि ये सिर्फ 1 रुपया नहीं है, आप मुझे एक दिन वोट दे, मैं आपको गरीबी से आजादी दिलाऊंगा। उम्मीदवार के मुताबिक उन्होंने पैदल ही पूरी विधानसभा का दौरा किया और मतदाताओं से ये सिक्का जमा किए हैं। कलबुर्गी गुलबर्ग विश्वविद्यालय से आर्ट में ग्रेजुएशन यनकप्पा ने इस दौरान अपने पास कुल 60,000 रुपए की संपत्ति जाहिर की। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।